नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल मुख्य परीक्षा के सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 1 को। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ICT का उद्देश्य है, ठीक है। ICTC का उद्देश्य क्या है? अब ऑप्शन दिया स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, तो भाई इसका यह उद्देश्य है। उसके बाद शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, यह भी सही है। और ऑप्शन सी दिया है 1 और 2 दोनों, और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आपको पता है कि ए और बी दोनों सही है, इसलिए सी राइट ऑप्शन सी आपका सी होगा, 1 और 2 दोनों। अब देखिए क्या है, स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना दिसंबर 2004 में माध्यमिक स्तर के छात्रों को मुख्यतः अपनी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करने हेतु किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें ICT का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है आपका, यहाँ पर ICTC का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो यह होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किए थे मोहनदास करमचंद गांधी, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए देखते हैं इनकी और रचना। मोहनदास करमचंद गांधी थे जिन्होंने हिंद स्वराज के अतिरिक्त नवजीवन और हरिजन नामक पुस्तक की रचना की थी। और हरिजन तो आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनकी। उसके बाद आगे हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू का काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया के इतिहास से संबंधित कई घटनाएं वर्णित हैं। मेरी कहानी भी इन्हीं की है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी जवाहरलाल नेहरू की है। आगे हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इनका है पुस्तक का नाम इंडिया स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनकी बहुत ही चर्चित पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि खोज बत्ती में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वह है। खोज बत्ती का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर खोज बत्ती मतलब यह कह रहा है क्या आपका टार्च, ठीक है। खोज बत्ती अगर इंग्लिश में इसको हम देखें तो इसको कहते हैं सर्च लाइट। तो खोज बत्ती या हम इंग्लिश में इसको बोलें सर्च लाइट या बोले टार्च में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वह है। तो जो टार्च में दर्पण प्रयुक्त होता है वह होता है यहाँ पर नतोदर दर्पण। नतोदर दर्पण होता क्या है? इसी को हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, क्लियर। अब देखिए आगे देखते हैं। तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका ये होगा। उन्नतोदर या उत्तल दर्पण वाहनों के साइड मिरर ऑप्टिकल वाद्य यंत्रों में प्रयोग होते हैं। और जो नतोदर या अवतल दर्पण होते हैं या मोटर वाहनों के हेडलाइट्स, दूरबीन, मसाल रोशनी, नाक, कान एवं दांत के डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि अगर ये आपका गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो आगे जो हेडलाइट रहेगा वहाँ तो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। लेकिन जो साइड मिरर होता है जिसमें आप लोग देखते हैं कि पीछे कौन आ रहा है या कौन सा वाहन आ रहा है, तो उसमें होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर है। तो आपका एक बार और देख लीजिए, जो उत्तल दर्पण होता है वाहनों के साइड मिरर में होता है, और जो अवतल दर्पण होता है मोटर वाहनों के हेडलाइट्स में होता है, दूरबीन में होता है, मसाल रोशनी में होता है, नाक, कान एवं दांत के जो डॉक्टर होते हैं इनका प्रयोग करते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, भाई सही है, यह आपका मध्य प्रदेश में है। तिलैया बांध कोनार नदी पर, यह आपका गलत है। तिलैया बांध जो है आपका बराकर नदी पर है। किस पर है? तिलैया बांध आपका बराकर नदी पर है, और यह कहाँ पर है? झारखंड में बराकर नदी पर है, और यह है आपका झारखंड में। उसके बाद गांधी सागर बांध का है चंबल नदी पर, यह भी सही है। और नागा अर्जुन सागर बांध का है कृष्णा नदी पर, यह आंध्र प्रदेश में, यह भी सही है, ठीक है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है आपका कि कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह आपका होगा बी,
तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी। चलिए देखते हैं। तिलैया बांध बराकर नदी पर झारखंड में दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो नर्मदा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित राज्य जो हैं गुजरात हैं, मध्य प्रदेश हैं, महाराष्ट्र हैं, राजस्थान हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर कि गांधी सागर बांध की बात करते हैं, गांधी सागर बांध की, तो यहाँ पर देखेंगे जो चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। और नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य में स्थित है नागार्जुन सागर बांध। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है कि भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है, ठीक है, तो कौन सी है? तो जो भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य आपका है चाय, रबर, नारियल और कहवा। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा डिटेल इसका। किसी मंत्रालय के अनुसार, किसी मंत्रालय किसको कहता है, बागानी फसल किसको कहता है? किसी मंत्रालय के अनुसार बागान फसल के अंतर्गत नारियल आता है, सुपारी, ताड़, कहवा एवं काजू को रखा जाता है। और वाणिज्य मंत्रालय जो है उसके अनुसार चाय, कॉफ़ी एवं रबर को रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कहवा, काजू, चाय, कॉफ़ी एवं रबर सब क्या है? बागान फसलें के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे, अब देखिए यहाँ से ऑप्शन ही काटना पड़ेगा, तो सूर्यमुखी नहीं होता है, अंगूर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोयाबीन नहीं होता, तो ऐसे 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब आप आगे देखेंगे तो व्यापारिक फसलें जो होती हैं, नकदी फसलें, उसमें कौन कौन से आते हैं? गन्ना आता है, जो व्यापारिक फसलें हैं। क्लियर। बागानी किसी की बात नहीं हो रहा है, व्यापारिक फसल की बात हो रहा है। गन्ना है, रबर है, कपास है, चाय है, तंबाकू है, जूट है, कहवा है आदि। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला अगर हम देखें यहाँ पर दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्लियर। चलिए आगे हम देखेंगे। तो दिया है पहला, ये घास के मैदान है और उनसे संबंधित देश के बारे में चर्चा कर रहा है। पहला देखेंगे, पूछ रहा है पंपाज। तो पंपाज जो है ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में, ठीक है। इसलिए ए का क्या होगा? 3 होगा। आगे हम देखेंगे पुष्टाज, ठीक है। तो पुष्टाज जो है यह आपका हंगरी के घास के मैदान है। कहाँ के हैं? हंगरी के घास मैदान है। हंगरी में जो घास मैदान उनको पुष्टाज के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे वेल्ड। जो वेल्ड है वह आपका है दक्षिण अफ्रीका का, इसलिए आपका तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का आपका हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। और डाउन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा आपका वह होगा ए। पहले का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का ए। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब सारे घास के मैदान को एक बार हम देख लेते हैं। अब देखने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे घास के मैदान और देश। पंपाज जो है आपका अर्जेंटीना में है। क्लियर। पुष्टाज जो है आपका हंगरी का घास का मैदान है। वेल्ड है आपका दक्षिण अफ्रीका। डाउन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया। स्टेपीज जो है यूरेशिया का, ठीक है, यूरोप और एशिया वाला हिस्से में आता है। और कंपास जो है यहाँ पर ब्राज़ील का है। और यहाँ पे लानोज जो है आपका वेनेजुएला का। और कैंटरबरी जो है आपका न्यूजीलैंड। क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन निम्न में से किन 2 संस्थाओं का विलय करके किया गया? तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन था वह आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को विलय करके बनाया था, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO 2 संस्थाओं का विलय करके किया गया। 23 मई 2019 को CSO तथा NSSO का विलय करके NSO का गठन किया गया, जो वर्तमान समय में संपूर्ण सांख्यिकीय गणनाएं करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, मुख्यालय देख लीजिए कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित है। यह संस्था सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से संबंधित संपूर्ण गणनाएं NSO द्वारा ही किया जा रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम क्या है? चलिए, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन है, उसकी प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम है आपका महासभा। ठीक है, क्या है? महासभा यानी UNO। UNO की व्यवस्थापिका को महासभा कहा जाता है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत की एकमात्र महासभा अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित हैं। क्लियर। और एक
कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। इसमें मुख्य न्यायाधीशों के सहित कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। बात करें यूएनओ की स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। कुल देशों की संख्या है 193। ठीक है, एक की डाटा है वर्ष 2021 तक की बात कर रहे हैं। आगे हम बात करें, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों की संख्या आपका है यहाँ पे 190। चलिए आगे देखेंगे डिटेल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ठीक है, में है। वर्तमान में 190 देश सदस्य हैं। अंडोरा IMF का सदस्य बनने वाला अंतिम देश है। वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं, ठीक है, और IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में पियरे ओलिवियर गोरिंचस को नियुक्त किया गया है। यह गीता गोपीनाथ की जगह लेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? ठीक है, 100% जैविक खेती करने वाला राज्य है, तो जैविक राज्य ही उसको दर्जा दे दिया गया है। तो वह है आपका सिक्किम। भारत का जो सिक्किम राज्य है उसको 100% जैविक राज्य की दर्जा मिल चुकी है। अब क्या है कि भारत का जो सिक्किम राज्य दुनिया का प्रथम 100% जैविक खेती करने वाला राज्य है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम को देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया था। मृत घाटी, ठीक है, डेथ वैली जिसको बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, जो एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। क्लियर? क्यूबेक पूर्वी कनाडा में एक फ्रेंच भाषी प्रांत है। ठीक है, पूर्वी कनाडा में एक फ्रेंच भाषी, यानी कि वहाँ क्या होता है, फ्रेंच बोला जाता है, वह आपका एक प्रांत है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, दिए गए राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह आपका है पुदुचेरी में। क्लियर? अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे और लिंगानुपात देखेंगे। पुदुचेरी में जो लिंगानुपात है 1037 है, यानी कहने का मतलब है कि 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। क्लियर? और लक्षद्वीप की बात करें तो 946, यानी प्रति 1000 पुरुष में 946 महिलाएं हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो 876 है। दिल्ली की बात करें तो 868 है। और भारत का लिंगानुपात अगर टोटल देखा जाए ओवरऑल तो 943 प्रति 1000, मतलब कहने का मतलब प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो वह है आपका 1084 केरल। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में केरल नहीं दिया था, तो जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से जगह हम देखेंगे तब हमारा आंसर पुदुचेरी सही हुआ है। अगर बाय द वे ऑप्शन में केरल भी रहता तो हमारा ऑप्शन केरल सही होता है, 1084। क्लियर? हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 में 918 से 19 अंक बढ़कर 2020-21 में 937 हो गया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? अभी ऊपर ही बात हुआ केरल में है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि राइट ऑप्शन क्या आपका होगा? सी। राइट ऑप्शन आपका होगा सी, केरल में। अब देखिए केरल में है 1084। तमिलनाडु की बात करें यहाँ पे तो इसमें है 996, तमिलनाडु में है 996। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में तो यहाँ पे है 993, 993। और उसके बाद हम कर्नाटक की बात करें तो 973। क्लियर? आगे बात करें, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। उसके बाद राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 21 में देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं तथा कुल प्रजनन दर घटकर 2 हो गया है। क्लियर? चलिए आगे हम देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में यूपी के बाद जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में प्रथम, क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश है। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो वह आपका है नई दिल्ली। क्लियर? यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में आपका 11,297 लोग निवास करते हैं। आगे हम चलिए देखेंगे। उसके बाद अच्छा, बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है 1106,
ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पूरे इंडिया की जब बात करें ओवरऑल तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे हम देखेंगे। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो जो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित रहता है, स्टोरेज रहता है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अब हम आगे देखेंगे। यकृत में फाइब्रिनोजन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी उत्पादन यकृत से होता है। साथ ही साथ शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर भंडारित करता है। तो यकृत में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? फाइब्रिनोजन तथा हिपैरिन। अमाशय में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होते हैं। इससे भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, इसमें जो भोजन होता है अमाशय में 4 घंटे तक होता है। और अग्नाशय की बात करें, यह एक अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथ है। तो अग्नाशय क्या है आपका? यह एक मिक्स ग्लैंड है। अगर एग्जाम में पूछता है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथ है या बहिःस्रावी ग्रंथ है, तो यह क्या है? मिश्रित ग्रंथ है, यह मिक्स ग्लैंड है। पित्त रस की बात करें तो इसका उत्पादन यकृत द्वारा होता है। यह पित्त की थैली में संग्रहित होता है। क्लियर? तो पित्त रस की बात करते हैं, इसका उत्पादन यकृत द्वारा होता है, यह पित्त की थैली में संग्रहित होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो स्थान होता है वह आपका जोन कहलाता है। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जो लेटी हुई रेखाएं हैं इन्हीं को अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं उनको देशांतर बोलेंगे। तो यही 2 अक्षांश रेखाएं, इनके बीच का जो स्थान होता है, मध्य का स्थान, उनको जोन बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को जोन कहा जाता है। एक जोन 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और क्लियर समझिएगा। अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, यह देखिए अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, तो इनके मध्य का स्थान जो है इनको जोन कहते हैं, या इनके बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है, इनकी दूरी को जोन कहते हैं। और यह देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी है इनको हम गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को मिलाकर कुल 181 अक्षांश रेखाएँ होती हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो यह आपकी 360 होती हैं। आगे हम बात करेंगे, भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? चलिए आगे हम बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में जो राज्य विधानमंडल है, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 के मध्य है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 370 अनुच्छेद। ठीक है, यह 370 अनुच्छेद नहीं है, यह गलत दिया हुआ है। ठीक है, 22 भाग और वर्तमान में 25 भाग हैं तथा 12 अनुसूचियाँ हैं, यह 470 है। ठीक है, 395 थे, वर्तमान में 470 है, 370 आपका गलत दे दिया है, यह आपका गलत है। क्लियर? यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान 395 थे, मूल संविधान में 22 थे और वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ। आगे हम बात करें, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच राजभाषा का उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न अभी इसी में देखते हैं, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच संघ का उल्लेख है। तो संघ का जो उल्लेख, मतलब संघ में आपके आ जाएंगे राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, संसद, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब संघ के अंतर्गत आ जाएंगे। आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, तो ये सब किस में आ जाएंगे? संघ में आते हैं। ये अनुच्छेद 52 से 151 तक, ठीक है, CAG UAG सब इसी में आते हैं। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच की बात करें तो यहाँ आपात उपबंध का उल्लेख है और भारत में 3 प्रकार के आपात लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम में लगाइए। अब देखिए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे पहले आपका है मांडवी। क्लियर? उसके बाद आपका है ताप्ती, उसके बाद है आपका नर्मदा और उसके बाद है आपका माही। तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ मांडवी, माही, नर्मदा, ताप्ती हैं तथा इनका दक्षिण से उत्तर क्रम मांडवी गोवा में बहती है, ताप्ती गुजरात में, नर्मदा मध्य प्रदेश में और माही राजस्थान में। बात समझ में आया? चलिए इसको थोड़ा सा हम बताते हैं। अगर हम बात करें तो अगर हम कहते हैं कि अगर इधर देखिए, ये नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, तो यह बात कर रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम में, यानी कि पहले यह फिर यह ऐसे करके। तो यह नदी जो है यह आपकी है यहाँ पे मांडवी नदी। यह कहाँ पर है? यह मांडवी नदी आपका गोवा में है।
अच्छा, गोवा के ऊपर आप जाएंगे तो फिर गुजरात, ताप्ती नदी जो गुजरात में बहती है, तो ये गोवा के अगर देखेंगे मैप में तो गोवा के ऊपर ही पड़ेगा, मतलब ज़्यादा ऊपर पड़े उससे नहीं मतलब है। हमारा मतलब है कि गोवा के दक्षिण में नहीं, गोवा के उत्तर में ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे नर्मदा, तो ये गुजरात जो नर्मदा नदी है ये आपका गुजरात के उत्तर में पड़ता है। और माही राजस्थान की बात करें तो अगर हम इनके लोकेशन वाइज देखें तो यह क्या है आपके नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ेगा, यानी उनसे ऊपर पड़ेगा। क्लियर? तो यह इनका क्रम था। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय कंपनी को आईसीसी का वैश्विक साझेदार घोषित किया गया? ठीक है, तो एक आपका एजुकेशनल कंपनी है बायजूस, ठीक है, उसको हम क्या है कि भारत कंपनी को आईसीसी का, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वैश्विक साझेदार घोषित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय कंपनी बायजूस है जो इसको आईसीसी का वैश्विक साझेदार घोषित किया गया। अच्छा, 8 फरवरी 2021 को आईसीसी ने भारत की सबसे बड़ी शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी जो बायजूस को वर्ष 2021 से 23 के लिए वैश्विक साझेदार घोषित किया है। ध्यान रहे, अगस्त 2019 में यह कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक जर्सी की भागीदारी बनी थी। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में सचिव बंसल तथा बिन्नी बंसल के द्वारा किया गया था। यह है आपका संजीव होगा, संजीव बंसल व बिन्नी बंसल के द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया? ठीक है, तो सायरा बानो बनाम भारत संघवाद में, ठीक है, भारत संघ में भी बताया कि जो 3 तलाक असंवैधानिक है, और गुलशन परवीन बनाम भारत संघ में भी आपका इसको क्या बना है, असंवैधानिक बताया गया। इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। देखेंगे 3 तलाक को तलाक़े विद्दत कहा जाता है। 3 तलाक के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया है जिसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। 3 तलाक से संबंधित विधेयक को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 नाम दिया गया है। 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कर रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हम देखेंगे उसके बाद यह क्या है, ये जितने भी हैं ये सब हड़प्पा ही क्या है, स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो लोकेशन देखेंगे। अब हड़प्पा के स्थल हैं और ये राज्य प्रेजेंट में वर्तमान में इनके लोकेशन से हम बात करेंगे। तो पहले दिया है मांडा। मांडा जो आपका है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से आपका मांडा संबंधित है। दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद जो था वर्तमान लोकेशन हम बात करेंगे तो ये आपका है महाराष्ट्र से संबंधित। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपका है राजस्थान से, और उसके बाद राखीगढ़ी की बात करें तो वह है आपका हरियाणा से। क्लियर? तो यह हो गया। अब कालीबंगा कभी कभी पूछता है कालीबंगा का तात्पर्य, तो कालीबंगा का तात्पर्य होता है काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का तात्पर्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए जो राइट कूट होगा वह होगा सी। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में आपका हुआ था यहाँ पर तालीकोटा का युद्ध, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए अब देखते हैं सारे युद्धों को। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, उसके बाद खानवा के युद्ध की बात करें तो 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया, और पानीपत का जब दूसरा युद्ध था वह हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध की बात करें तो 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य एवं दक्कन सुल्तानों के बीच लड़ा गया। नोट, इसे राक्षस तांगड़ी या बनरघट्टी का युद्ध कहा जाता है। किसको? तालीकोटा के युद्ध को। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ और 1761 ईस्वी में हुआ, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ऐसे गुप्त राजा, इनका अन्य नाम देवगुप्त भी था। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य परम भागवत देवश्री तथा देवगुप्त की उपाधि धारण करने वाले शासक थे। इनका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी के मध्य था। ये विष्णु के उपासक थे। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। और वेनसांग जो आया था, ध्यान रहे, वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। कैसे आप इसको याद रखेंगे? ह से ह को मिलाइए, ह से वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा जो विकसित सुपर कंप्यूटर है वह अनुपम है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर है वह है आपका अनुपम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो था वह था सिम्युलेटर टूल किट। क्लियर, वह है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे? चलिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में टोटल 54 भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। और इसमें अब पदक की बात करते हैं तो इसमें कुल भारत को 5 स्वर्ण, 8 रजत तथा 6 कांस्य पदक के साथ 24वां रैंक हासिल हुआ। ध्यान रहे टोक्यो ओलंपिक 2021 में 119 खिलाड़ियों सहित 228 सदस्यीय दल भेजा गया, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत तथा 4 कांस्य पदक के साथ 48वें रैंक पर रहा। क्लियर, बात समझ आ गया। यह था आपका टोक्यो पैरालंपिक और यह है आपका टोक्यो ओलंपिक। जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें 119 खिलाड़ी भाग लिए, 228 सदस्यीय दल भेजा गया था, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत तथा 4 कांस्य पदक के साथ 48वें रैंक पर रहे। पैरालंपिक में इसमें जो दिव्यांग लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग इस खेल में भाग लेते हैं, इस पैरालंपिक में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया? तो 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया हरनाज संधू को। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ये होगा। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू प्रतियोगिता का आयोजन स्थल जो था वह आपका था इजराइल। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज मिला साइलिन फोर्ड को। ध्यान रहे कि भारत की नवदीप कौर ने मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाएं। चलिए, दर्शन से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हम देखेंगे दर्शन और उसके संस्थापक। अब न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे महर्षि गौतम थे। उसके बाद सांख्य दर्शन की बात करें तो महर्षि कपिल थे। मीमांसा दर्शन की बात करें तो महर्षि जैमिनी थे। योग दर्शन की बात करें, इंपॉर्टेंट करिएगा, महर्षि पतंजलि थे। शून्यवाद की बात करें तो नागार्जुन। ठीक है, शून्यवाद की बात करें तो नागार्जुन, इंपॉर्टेंट करिएगा। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद थे। वेदांत दर्शन की बात करें तो महर्षि बादरायण थे। ठीक है, अद्वैतवाद की बात करें तो शंकराचार्य थे। शुद्धैतवाद या पुष्टि मार्ग की बात करें तो वल्लभाचार्य थे। द्वैतवाद की बात करें तो निम्बकाचार्य थे। द्वैतवाद की बात करें तो माधवाचार्य थे। आजीवक संप्रदाय के तो मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोसाल, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। अब जैन संगीतियाँ देख लेते हैं। जैन संगीतियाँ में यहाँ पे उससे पहले हम बुद्ध के संबंधित जो भी है घटनाएं, उनको प्रतीक देखते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब देखिए जो भी पॉइंट में अलग से यहाँ चर्चा हो रहा है, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है, जो एग्जाम से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है। अब देखिए इसमें कह रहा है जो बुद्ध का जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जो जन्म का प्रतीक चिन्ह था वह था आपका कमल। अगर हम बात करें उनके गृह त्याग की तो गृह त्याग को नाम दिया गया था महावीर निष्क्रमण। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किससे जोड़ते हैं? महावीर निष्क्रमण। और इसका जो प्रतीक चिन्ह था वह था आपका घोड़ा। अगर बात करें गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किए थे? 29 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ 35 वर्ष की आयु में और इसको संबोधि कहा गया। और इसका जो प्रतीक चिन्ह था बोध वृक्ष या पीपल का वृक्ष क्या था इसका प्रतीक चिन्ह। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु को आपका महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है और 483 ईसा पूर्व में इनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। और मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह था आपका स्तूप। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य तथ्य के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म तथा संघ। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। उपदेश की जो भाषा थी उनकी पाली। बुद्ध के अन्य नाम थे शाक्य मुनि, तथागत और गौतम। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? आपका कुशीनगर में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी में हुआ था।
दुख निरोध अष्टांगिक मार्ग द्वारा दूर किया जा सकता है। जो दुख है, ठीक है, दुख निरोध क्या है, अष्टांगिक मार्ग द्वारा दूर किया जाता है। बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग थे उसके द्वारा दूर किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जैन संगीतियाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। संगीतियाँ तो इंपॉर्टेंट है, ये जैन और बौद्ध दोनों याद होना चाहिए। प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र में, और अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र। शासनकाल की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक था। ठीक है, तो किसके शासनकाल में प्रथम जैन संगीति हुई थी, तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जैन धर्म, ठीक है, ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यह जैन धर्म के त्रिरत्न है। द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात, जो वल्लभी क्षेत्र है गुजरात में आता है, और अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण, और उस समय किसके शासनकाल में हुआ था, ध्रुवसेन द्वितीय के। ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और चारों इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो इसका स्थान जो था राजगिरी था, और 400 समय की बात करें 483 ईसा पूर्व में, और उस समय शासक थे अजातशत्रु, जो कि हरेक वंश के शासक थे। अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व, और कालाशोक थे क्या उस समय के शासक, और सर्वकामी और शावक मीर कौन थे, अध्यक्ष। तृतीय की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईसा पूर्व में, और वह किसके शासनकाल में, अशोक के, और अशोक कौन थे, मौर्य वंश के शासक थे। मोगलीपुत्र 30 कौन थे, मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ की बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और यह ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग में हुआ था, और उसमें किसका शासन था, कनिष्क का, जो कि कुषाण वंश से थे। और उस समय अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र एवं अश्वघोष क्या थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। क्लियर, तो यह हो गया आपका बौद्ध धर्म। अब इनके अगर शासकों का अगर हम याद करें क्रम, तो एक फार्मूला याद रखिएगा, अकाक से क्या लेंगे, पहला है आपका अजातशत्रु, ठीक है, का से हो गया आपका कालाशोक, अ से हो गया अशोक, और क से हो गया कनिष्क। तो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। क्लियर, आगे चलिए देखते हैं। प्राचीन कवि और उनके संरक्षक की बात करें। अब देखिए कालिदास थे, यह इनके संरक्षक किसके दरबारी थे, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के, या ये किसके संरक्षण में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। बाणभट्ट की बात करें, बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के संरक्षक थे, संरक्षण में थे। ठीक है, जो अच्छा सोमदेव की बात करें तो विग्रह राज चतुर्थ के संरक्षण में थे। चंद्रबरदाई की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान। बदायूनी की बात करें तो ये अकबर के संरक्षण में थे। फैजी की बात करें ये भी अकबर में थे। अमीर खुसरो की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण में, और अबुल फजल की बात करें तो ये भी अकबर के संरक्षण में। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।